हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर नंबर 17, जो कि एक पोइम है, एक कविता है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस कविता के प्रथम 3 पद्यांशों को। प्रथम जो 3 आपको पद्यांश दिए गए हैं, मतलब फर्स्ट जो 3 आपको यहाँ पर पद्यांश दिए हैं, उनकी हम सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। मतलब उनका हम प्रसंग को भी देखेंगे कि कैसे कैसे लिखना है उसको, और साथ में उसके सरलार्थ को भी देखेंगे कि उसका सरलार्थ क्या होगा। और साथ में बीच में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी देता जाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है जब भी आप किसी प्रसंग या किसी सरलार्थ को लिखते हो किसी भी कविता के। सो आई होप कि लास्ट तक आप बने रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे फर्स्ट जो हमारे पास पद्यांश दिया है उसके ऊपर। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 17 है, ये एक पोइम है। तो फर्स्ट आ जाते हैं, देखिए फर्स्ट पद्यांश हमारे पास क्या दिया है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके, पाट इसका ढालू। अब यहाँ पर देखिए, इसमें इस पहले तो आपको समझना है कि यहाँ पर जो है जो कवि है वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर पहले तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वो नदी के बारे में कुछ कह रहा है, पहले इसको समझना है। क्योंकि अगर एक बार हमें समझ में आ गया तो हम इसको इसको देख के ही हमें बस लिखना है, बस थोड़ी सी लाइनें इसमें ऐड करनी है। अब देखिए क्या क्या है इसमें। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार। तो पहले तो हमारी जो नदी है वो कैसी है, 1 सेकेंड। जो हमारी नदी है वो कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। छोटी सी हमारी नदी, एक तो हमारी वो जो नदी है, जिस नदी की हम बात करें वो एक छोटी सी नदी है। और टेढ़ी मेढ़ी धार, धार का मतलब है उसकी जो रास्ता है, जहां से जिस तरह से वो जा रही है, मतलब उस नदी का जो फ्लो है वो कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो आपने नदी को देखा होगा, तो नदी कैसे चलती है, नदी सीधे ऐसे नहीं चलती। नदी जो है इस तरह से जिगजैग मोशन में, जिगजैग जो उसका इस तरह से जो तरीका होता है आगे चलने का, उस तरीके से वो आगे चलती है। तो वही कह रहा है इसमें, देखिए छोटी सी हमारी नदी, मतलब हमारी नदी एक छोटी सी नदी है और उसका जो फ्लो है, उसकी जो धार है वो कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। मतलब इसका जो रास्ता है वो कैसा है, वो टेढ़ा मेढ़ा है। नेक्स्ट क्या है इसमें, देखिए सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते बार। जो गर्मी है तब उसका फ्लो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। गर्मियों में जो है इसमें काफ़ी कम पानी रह जाता है, और बहुत सारे जो कोई भी होता है, जो कोई भी जो है उसको उस टाइम जो है गर्मियों के टाइम में जो है पार कर जाता है। क्योंकि गर्मियों में जो है नदी का जो पानी है घुटने तक ही रह जाता है, घुटने तक ही रह जाता है। मतलब पानी जो है काफ़ी कम हो जाता है नदी के अंदर, जिसके कारण कि क्या हो जाता है कि कोई भी आदमी या कोई भी पशु कुछ भी जो है उसको जो है पार कर लेता है उस समय। क्योंकि उस समय जो है मात्र घुटनों तक ही पानी रह जाता है ना। भिगो कर जाते पार, इसलिए क्या करते हैं वो घुटनों तक ही भीग भीग पाते हैं और बहुत आसानी से वो जो है नदी को पार कर लेते हैं। दूसरा पर देखिए क्या है, पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू। अब यहाँ पर देखिए इस समय में क्या होता है, क्योंकि पानी जो है सिर्फ और सिर्फ घुटनों तक ही रहता है, तो क्या होता है, सभी जानवर जो है इस नदी को पार कर लेते हैं। और सभी जानवर जो ढोर डंगर, ढोर डंगर का मतलब यहाँ पर जो भी जितने भी तरह के जो जानवर होते हैं छोटे मोटे, वो भी जो है उसको उस समय पार कर लेते हैं, गर्मियों के टाइम में उसको पार कर लेते हैं। अब देखिए ढोर डंगर मतलब जो हमारे पशु हो गए वो भी पार कर लेते हैं। बैलगाड़ियाँ हो गई, वो भी जो है उस समय क्या कर लेती है, नदी को बहुत ही आसानी के साथ जो है पार कर लेती है, बहुत ही आसानी के साथ। और नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, ऊंचे है किनारे इसके, पाट इसका ढालू। मतलब जो ये नदी है हमारी, उसके जो किनारे है, नदी के जो किनारे है वो कैसे है, ऊंचे ऊंचे किनारे हैं। मतलब बहुत ही वो जैसे उफनते हुए चल रही है, तो उसके जो किनारे हैं कभी को कैसे दिख रहे हैं, वो इसको ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं। इस तरह से उसे दिख रहा है कि इस तरह से जो साइड वाले जो किनारे हैं नदी के, क्योंकि ऊंचे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि नदी, आपको पता है कि नदी जब यहाँ पर टकराएगी, यहाँ पर जो तट है मतलब जो किनारे है वहाँ पर जब नदी टकराती है तो वो लहरें जो है ऊपर ऊपर इस तरह से उठती है। इसलिए ये जो हमें नदी है, कवि को जो ये नदी है वो कैसे दिख रही है, वो उसको ऐसे दिख रही है कि जो उसके किनारे है वो ऊपर उठे हुए हैं। और नेक्स्ट देखिए क्या है, इसका पाट ढालू, मतलब इसका जो चलने का जो रास्ता है वो कैसा है, ढालू। अब देखिए आपने नदी को देखा होगा, नदी ऊपर से नीचे की ओर तो जाती नहीं है, ये कैसे जाती है, ये इस तरह से जाएगी, मतलब ऊपर से इस तरह से नीचे को जाएगी। तो ये ढाल बन रही है, यहाँ पर देखो इस तरह से एक ढलानदार रास्ता बन रहा है, एक ढलानदार जो है इसका मार्ग बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला है, ऊंचे है किनारे इसका, पाट इसका ढालू। और ढालू के बाद आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर क्या लगाना है, इसका
पूर्ण विराम इसमें जो है हमने लगाना है। नेक्स्ट हम चलते देखिए, अब इसका प्रसंग देख लेते हैं हम। प्रसंग क्या होता है? अब सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि जब भी हम कोई पोइम होती है हमारे पास, सबसे पहले हम उसका प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद हम उसकी व्याख्या लिखते हैं। व्याख्या कहें या सरलार्थ भी कहते हैं। तो सबसे पहले प्रसंग होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास पोइम दी हुई है, तो पोइम को किसने लिखा है वो आपको बताना है। जो पोइम है वो कहाँ से आपको मिली है वो भी आपको बताना है, और उस पोइम को लिखा किसने है ये आपको कहाँ से मिली है, और उन लाइन के अंदर जो मतलब आपने जो अपने पद्यांश उठाया हुआ है उसके अंदर कवि क्या कहना चाह रहा है, उसने जो लाइनें बोली है उसका क्या मतलब है बोलने का। तो वो सारा का सारा हमें जो है प्रसंग के अंदर लिखना पड़ता है। जैसे हमने ऊपर देखी ये लाइनें देखी, एक बार फिर से पढ़ लीजिए इस लाइन को। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू। अब यहाँ पर देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर नदी के बारे में ही ये बता रहा है। ठीक है, तो प्रसंग में भी हमने ऐसे ही कहना है कि क्या क्या ये बोलना चाह रहा है, वो हम नीचे देखेंगे कि क्या क्या लिखना है हमने। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रसंग में क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने लिखना है कि कहाँ से हमें ये मिली है ये पोइम। ठीक है, वो हमने लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक। अब आपकी हिंदी की जो जो आपकी किताब है, जो बुक है आपकी, उसी के अंदर आपको ये मिला हुआ है। तो इस तरह से हमने लिखा है। यहाँ पर आपको देखिए पाठ्य के बाद आपको इस तरह से डैश लगाना है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। पाठ्य के बाद आपको थोड़ा सा डैश लगाना है और पुस्तक अलग लिखना है, पाठ्य अलग लिखना है, और पाठ्य और पुस्तक के बीच में इस तरह से आपको छोटा सा एक डैश लगाना है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में जो है, रिमझिम में संकलित कविता छोटी सी हमारी नदी से ली गई है। मतलब हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, मतलब हमारी हिंदी की बुक है रिमझिम जिसका नाम है, उसमें जो है एक कविता से जो है ये पंक्तियां जो है ली गई है। और उस कविता का नाम भी आपको बताना है, उस कविता का नाम भी आपको पता होना चाहिए। कविता का नाम क्या है? छोटी सी हमारी नदी। ठीक है, एक बात आपको और याद रखना है, जब भी आप जैसे यहाँ पर आपने लिखा देखिए प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक। अब जब आप पाठ्य पुस्तक का नाम लिख रहे हो, यहाँ पर आपने ध्यान देना है, यहाँ से आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो जो आपने हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक, जब आप उस पुस्तक का नाम लिख रहे हो तो उसमें आपने क्या करना है, इनको जो है उद्धरण चिन्ह के अंदर जो है लिखना है इसको। मतलब जैसे रिमझिम लिख लिया, रिमझिम को इस तरह से जो है, इस तरह के जो कॉमे होते हैं जिनको दो उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उसके अंदर जो है इसको डालना है। जैसे कविता का कुछ भी नाम हो सकता है, तो उसको आपने इस तरह के, जैसे मान लीजिए कविता का नाम है वर्षा, वर्षा मान लीजिए कविता का नाम है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखना है, आपने उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखना है। ठीक है, मैं कब बोल रहा हूं, कब उद्धरण चिन्ह लगाना है, ये तब लगाना है जब आप प्रसंग के अंदर इसको लिख रहे हो, जब आप स्पेशली जो है उसको मेंशन कर रहे हो। यहाँ पर आपने स्पेशली मेंशन किया रिमझिम कविता को, तो इसलिए मैंने इसको उदाहरण चिन्ह के अंदर लिख लिया। ये आपको याद रखना है, जब भी आपने पोइम लिखनी है प्रसंग के अंदर, तो उसको जो है इन चिन्हों के अंदर जो है आपने लिखना है, इस तरह से जैसे मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पंक्तियां हमारी ये तब लगाए जाते हैं जब हम स्पेशली किसी को जो है मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, ये मैंने आपको कहा, इसको ठीक कर लेना, पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित कविता छोटी सी हमारी नदी से ली गई है। इसको भी आपने, छोटी सी नदी, इसको भी आपने जो है उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखना है, छोटी सी हमारी नदी, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए हमने स्पेशली मेंशन किया। अब कविता तो कोई भी हो सकती है, हमने स्पेशली मेंशन किया। अब यहाँ पर ही रिमझिम, पहले तो मैंने बुक भी जो है मेंशन की, पहले की रिमझिम बुक से ली गई है, तो रिमझिम को भी मैंने उद्धरण चिन्ह के अंदर डाल दिया, और कविता का नाम जब मैंने लिखा तब भी मैंने इसको जो है उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित कविता छोटी सी हमारी नदी से ली गई है। इसके कवि, यहाँ पर आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा ठीक करने इसको, इसके, ठीक है, इसके कवि रविंद्रनाथ ठाकुर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने नाम बताया है बाकायदा, तो मैंने जो रविंद्रनाथ ठाकुर है उसको भी उदाहरण चिन्ह के अंदर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके कवि रविंद्रनाथ ठाकुर है। रविंद्रनाथ, यहाँ पर आपको इसको यहाँ तक ले जाना है, रविंद्रनाथ ठाकुर है, मतलब पूरा नाम तो यहाँ तक है तो इसलिए यहाँ तक होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर है। इन पंक्तियों के माध्यम, अब देखो मैंने पूरा बता दिया, पहले मैंने बताया कि कहाँ से ली गई है, तो मैंने बताया कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक जो रिमझिम है उसमें से जो कविता है छोटी सी हमारी नदी, उससे ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें मैंने, इसके कवि कौन है, इसके कवि जो है रविंद्रनाथ ठाकुर है। ठीक है, ये उदाहरण चिन्ह कहाँ कहाँ लगाने हैं ये आपने याद रखना है। ठीक है, जहाँ पर स्पेशली मेंशन करेंगे हम किसी चीज़ को। दूसरा क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से, अब जो हमने ऊपर पंक्तियाँ पढ़ी थी अभी, ठीक है, तो उसमें क्या कहना चाह रहा है कवि, तो इसमें देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से गर्मी की ऋतु में नदी के पानी का वर्णन किया गया है। तो देखिए जो हमने ऊपर जो लाइनें पढ़ी, तो उसमें क्या बोलना चाह रहा है कवि, उसमें जो गर्मियों में जो नदी का जो जिस तरह का जो वहाँ पर कंडीशंस रहती है, तो
तो उसी का वर्णन ऊपर किया हुआ था। मतलब गर्मी में क्या क्या होता है, नदी जो पशु होते हैं वो पार कर लेते हैं, इस तरह से हमने देखा था। बैलगाड़ी पार कर लेती है, पानी काफ़ी कम रह जाता, तो वही तो हमने देखा था। तो वही हमने यहाँ पर लिखना है प्रसंग में कि जब गर्मी आती है तो उस समय नदी का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, मतलब जो नदी होती है उसका स्वभाव किस तरह का है, उसका जो है हमने ऊपर जो है उसमें देखा था, ऊपर जो हमारे पास पद्यांश दिए हुए थे। तो ये हो गया हमारा प्रसंग। इसके बाद हम आते हैं सरलार्थ के ऊपर, मतलब जो व्याख्या है इसमें। अब यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है। कवि कहता है कि जैसे हमने ऊपर लाइनें पढ़ी थी अभी, ठीक है, ये पहले का है। कवि कहता है कि हमारी नदी छोटी सी है और इसके पानी की धारा और इसके पानी और इसके पानी की धारा, यहाँ पर इसको आप, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप। कवि कहता है कि हमारी नदी छोटी सी है और इसके पानी की धारा, इसके पानी की धारा, यहाँ तक ये ठीक है। इसके पानी की धारा, यहाँ पर आपने इसकी जगह कुछ और लिखना है। पानी की धारा टेढ़ी मेढ़ी है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर जो हमारी पानी की जो धारा है वो कैसी है, टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी। तो इस तरह यहाँ पर आपको धारा के बाद आपने क्या लिखना है, टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। कवि कहता है कि हमारी नदी छोटी सी है और इसके पास जो पानी की जो धारा है वो कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। मतलब उसका रास्ता कैसा था, टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टेढ़ी मेढ़ी लिखना धारा के बाद, इसको करेक्ट कर लेना आप। नेक्स्ट क्या है देखिए, भाव यह है कि नदी का पानी बलखाता हुआ बह रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है बोलने का, जो पानी है वो कैसा चल रहा है, वो बलखाता हुआ चल रहा है, मतलब बहुत ही मस्ती के साथ चल रहा है। इसको आपने इस तरह से इसको मिला लीजिए, बल खाता ये एक ही वर्ड है, ठीक है। ये जो है बल खाता हुआ बह रहा है। गर्मियों में अब जो मैं बीच में आपको एरर बताता जा रहा हूँ उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग में एरर हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, भाव यह है कि नदी का पानी बल खाता ये एक ही वर्ड है, मतलब मस्ती के साथ जो है उछल उछल के वो जो पानी जो है आगे चल रहा है। गर्मियों में नदी का पानी घुटनों तक रह जाता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। देखिए पानी काफ़ी कम हो जाता है गर्मियों में और वो घुटने तक ही रह जाता है नदी का पानी, जिसे सब आसानी से पार, यहाँ पर आपने पार कर लेना है, आसानी से पार कर लेते हैं। और उस पानी को क्या कर लेते हैं, मतलब जो नदी का पानी जब बहुत ही कम रह जाता है तो उसको जो है लोग बहुत ही आसानी के साथ जो है पार कर लेते हैं। सभी जानवर आसानी से इस नदी को पार कर लेते हैं, जितने भी जानवर होते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ उसको पार कर लेते हैं क्योंकि पानी जो है बहुत कम रह जाता है। नेक्स्ट, इस नदी में बैलगाड़ी भी चलती रहती है, मतलब नदी का पानी जब कम हो गया है तो वहाँ से जानवर भी जाते रहेंगे और जो बैलगाड़ियाँ होती है छोटी मोटी वो भी उसको जो है पार कर लेती है। इस नदी के किनारे बहुत ऊंचे है तथा इसका जो पाट है वो ढलानदार है, ठीक है। इसको भी यहाँ पर आपने करेक्ट करना है। इसका पाट कैसा है, यहाँ पर पाट करना है आपने, ठीक है। पाट, यहाँ पर इसका पार्ट जो है कैसा ढलानदार है। जैसे कि मैंने आपको कहा था इसके किनारे कैसे है, वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे है, लेकिन इसका जो पार्ट है, मतलब इसका जो मार्ग है वो कैसा है, वो ढलानदार है, मतलब इस तरह से नीचे को है, इस तरह से, ठीक है। तो एक बात आपने ध्यान से याद रखनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो मैंने नीचे टाइप किया हुआ उसको सीधे जो है आपने कॉपी के ऊपर नहीं उतारना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर है टाइपिंग में। तो जैसे जैसे मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ तो जहाँ पर एरर है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने वहाँ से उसको जो है करेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, भावार्थ। अब पूरा का पूरा मतलब इसका क्या मतलब है, भावार्थ का मतलब होता है कि जो ये लाइन हमने देखी ऊपर फर्स्ट जो हमारे पास पद्यांश था उसमें क्या कहना चाह रहा है। तो इसका हमने बिल्कुल एक लाइन में उसको बता देना है कि क्या कहना चाह रहा था। तो सिंपल सी बात है कि नदी का वर्णन इसमें किया गया था और तो कुछ किया नहीं गया था, नदी का ही वर्णन इसके अंदर किया गया था। ओके, तो हमने लिखा भावार्थ में कि इसमें जो है नदी का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट हम देखते, देखिए, पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे धाम, दिन भर किच पिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुर कर उठते सियार। तो यहाँ पर देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि कवि यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो नदी के तट प्रदेश में साफ रेत और मिट्टी है। जो नदी का जो तट है, ठीक है, पेटा मतलब जो नदी के जो तट है वहाँ पर क्या है, झकाझक बालू कीचड़, बालू का मतलब होता है रेत, ठीक है, कीचड़ का मतलब तो आपको पता है, ठीक है। जो नदी का जो किनारा है वहाँ पर क्या है, नदी के तट में जो है साफ रेत है, ठीक है। पेटे में झकाझक बालू कीचड़, ठीक है, पेटे में झकाझक जो बालू है, मतलब वहाँ पर क्या है, नदी के तट पर क्या है, बहुत ही साफ रेत है। झकाझक बालू मतलब, बालू का मतलब जो रेत होती है, झकाझक का मतलब काफ़ी साफ, ठीक है। कीचड़ का नाम मतलब नदी का जो किनारा है वहाँ पर कीचड़ का कोई नाम ही नहीं है, कीचड़ नाम की वहाँ पर कोई चीज़ ही नहीं है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रेत है, ठीक है।
कांस फूले एक पार उजले जैसे धाम। इसमें क्या कहा गया है, नदी के एक ओर क्या है, पेड़ उगे हुए हैं जो धूप में चमकते हैं। ठीक है, नदी के एक ओर क्या है, वहां पर पेड़ उगे हुए हैं और धूप में वो कैसे हो रहे हैं, धूप में वो चमक रहे हैं। कांस फूले एक पार उजले जैसे धाम, मतलब जो पेड़ है वो कैसे हो रहे हैं, चमक रहे हैं। नदी के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, वो जो है चमक रहे हैं। दिन भर किच पिच करती मैना, वहां पर नदी के किनारे क्या है, जो पेड़ लगे हुए हैं वहां पर क्या है, मैना है, और दिन भर वो जो है चहचहाती रहती है मैना। ठीक है, किच पिच मतलब वो चहचहा रही है। नेक्स्ट क्या है, मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। दिन भर तो वहां पर मैना जो है क्या करती है, चहचहाती रहती है नदी के किनारे पेड़ों पर बैठकर, और रात को क्या होते हैं, सियार वहां पर आ जाते हैं और वो जो है चिल्लाने लगते हैं वहां पर, मतलब अपनी आवाजें निकालने। आपने सियार की आवाज तो आपने सुनी होगी, तो रात में जो है सियार भी जो है अपनी आवाजें जो है निकालने लगते हैं। तो इसमें मैंने देखिए प्रसंग नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें भी क्या करना चाह रहा है, इसमें भी जो है यहाँ पर नदी के बारे में ही वो बता रहा है, नदी के बारे में ही वर्णन कर रहा है वो। ठीक है, किस किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर जो पहले वाले में हमने जो प्रसंग लिखा था, पहले पद्यांश में जो हमने प्रसंग लिखा था, उसी को आप यहाँ पर भी लिखोगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें भी क्या था, तो इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे। कवि कहता है कि नदी के तट प्रदेश में साफ रेत और मिट्टी है, जैसा कि मैंने आपको कहा था ऊपर, देखिए वहां पर कीचड़ का कोई नाम निशान नहीं है, वहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत है किनारों पर। उसने कीचड़ का नाम भी नहीं है उसमें, यहाँ पर आपको करना है उसमें। ठीक है, उसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है, मतलब वहां पर रेत ही रेत है, कीचड़ तो वहां पर है ही नहीं। ठीक है, नदी की एक और, नदी के, यहाँ पर आपको ठीक करना है, नदी के एक ओर। ठीक है, नदी के एक ओर, यहाँ पर आपको करेक्ट करते जाइएगा, नदी के एक ओर पेड़ उगे हुए हैं। ठीक है, नदी का जो किनारा है उसके एक किनारे की तरफ को पेड़ उगे हुए हैं जो धूप में चमकते हैं, और धूप में वो क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। ठीक है, जो नदी है, नदी के किनारे पर क्या लगे हैं, पेड़ लगे हैं एक किनारे की तरफ को, और जब उनके ऊपर धूप पड़ रही है तो मानो वो चमक रहे हैं। उन पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर मैना दिन भर चहचहाती रहती है, जैसा कि हमने देखा, देखो मैना क्या करती है, दिन भर वहां पर बैठकर, उन पेड़ों पर बैठकर चहचहाती रहती है, मतलब अपने साउंड निकालती रहती है। रात के समय नदी के किनारे सियार अपनी आवाज में चिल्लाते हैं। अब रात को क्या होता है, वहां पर सियार आते हैं और क्या करते हैं, अपनी अपनी आवाजें जो है निकालने लगते हैं वहां पर। आपने सियार को सुना होगा कैसी वो आवाजें निकालते हैं। तो इसमें देखिए इसका भावार्थ क्या है, इसमें इसके अंदर कवि क्या कहना चाह रहा है, तो नदी के आसपास के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। पहले वाले में तो हमने देखा, पहले वाले का भावार्थ क्या था, पहले वाले में तो सिर्फ और सिर्फ नदी का वर्णन किया गया था, लेकिन दूसरे इसमें क्या है, यहाँ पर नदी के आसपास का जो इलाका है उसका भी वर्णन किया गया है। यहाँ पर हमने देखा, देखो कि किनारे पर क्या है, वहां पर कौन कौन से जानवर आ रहे हैं, तो हमने देखा कि नदी के आसपास के जो क्षेत्र है, जो इलाका है, वहां पर क्या क्या हो रहा है, तो वो भी हमने इसके अंदर देखा। तो इसलिए हम कहेंगे इसका भावार्थ क्या होगा, नदी के आसपास के क्षेत्र का इसमें जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरा, जो तीसरा हमारे पास यहाँ पर पद्यांश है, इसमें क्या कहा गया है, देखिए, अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाव छाव बाहमन मंटोला बसा है सघन। इसका थर्ड में देखिए, टोला, यहाँ पर टोला करना है आपने, इसकी जगह आपने टोला करना है, और यहाँ पर आपके इस मौ को आपने आधा कर देना है, आधा मौ है यहाँ पर, इस तरह से बामहन। ठीक है, इस तरह से आपने कर देना है इसको, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टोला होगा, उसके आगे टोला होगा, इसको आप करेक्ट करते जाइएगा। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाव छाव बाहमन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कंछारों पर उछल नहा लें, गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर डाले। इसमें देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर हमें जो है प्रसंग जो है अलग लिखना पड़ेगा अब, क्योंकि इस कविता में अब यहाँ पर देखिए आधा प्रसंग तो वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा हमने पहले लिखा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें अब हमें थोड़ा सा बदलना भी पड़ेगा। जो पोइम का नाम है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, पोइट का नाम भी वैसे का वैसा ही रहेगा। अब कवि क्या कहना चाह रहा है, इसमें थोड़ा जो है डिफरेंस आ जाएगा। पहले जो कवि था वो जो है सिर्फ और सिर्फ नदी के बारे में बता रहा था, अब यहाँ पर उसने कुछ दूसरी चीज़ों को भी ऐड कर लिया है, तो उसको भी हमने जो है प्रसंग में अब लिखना पड़ेगा। सो इसको हम दोबारा लिखेंगे इस प्रसंग को। इसका प्रसंग देखिए किस तरह से होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित कविता छोटी सी हमारी नदी में ली गई है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, कविता का नाम आपने उदाहरण चिन्ह में लिखना है, जैसा इस तरह से लिखना है, इस तरह से। ठीक है, कविता छोटी सी हमारी नदी, इसको भी आपने इसके अंदर डालना है, छोटी सी हमारी नदी से ली गई है। इसके कवि रविंद्रनाथ ठाकुर है, तो यहाँ पर देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर जो कवि का नाम था उसको भी मैंने इसके अंदर डाला।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन पंक्तियों में कवि ने नदी के आसपास होने वाली क्रियाओं का वर्णन किया हुआ है। अब जो पहले हमने प्रसंग लिखा था उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा था कि नदी के आसपास क्या क्या हो रहा था। अब यहाँ पर देखिए क्या है, नदी के आसपास होने वाली क्रियाओं का वर्णन। अब सिर्फ और सिर्फ हमने नदी के बारे में नहीं लिखना है, यहाँ पर हमने नदी के आसपास क्या हो रहा है वो भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, वो भी जो है इसमें जो है इंक्लूड किया गया है इस वाले पैराग्राफ में। इसमें सिर्फ और सिर्फ नदी के बारे में नहीं है, नदी के आसपास के इलाके में क्या हो रहा है वो भी यहाँ पर बताया हुआ है, इसलिए प्रसंग में हमें लिखना पड़ेगा कि वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं अब व्याख्या के ऊपर। तो व्याख्या कैसी होगी इसकी, कवि कहता है कि इस नदी के दूसरे किनारे पर आम और ताड़ के वृक्ष है। ठीक है, तो जो कवि क्या कह रहा है, कवि क्या कहना चाह रहा है कि नदी का जो किनारे है वहां पर आम और ताड़ के जो है पेड़ है, जिसकी घनी छाया में ब्राह्मणों की टोली रहती है। और वहां पर कौन रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, उनका ग्रुप रहता है वहां पर। ठीक है, उनके वहां पर क्या रहते हैं, ग्रुप रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे नदी की धारा में नदी के किनारे उछल कूद कर नहाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, नदी के किनारे, नदी की धारा के किनारे जो है क्या कर रहे हैं, उछल कूद करके नहा रहे हैं वहां पर, मतलब नदी के किनारे वो नहा रहे हैं खेलते खेलते। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या है, वे तौलिए में पानी भर, यहां पर आपको करना है वे तौलिए, वे तौलिए में, यहां पर करना है में। ठीक है, इसको आपको रट कर लो। वे तौलिए में पानी भर भर कर एक दूसरे के ऊपर गिरा रहे हैं, मतलब वो खेल रहे हैं आपस में, नदी के किनारे वो खेल रहे हैं और उनके पास गमछा, गमछा लिखा है ऊपर देखिए, ऊपर देखिए जो आपके पास ऊपर जो आपके पास पद्यांश दिया हुआ है उसके अंदर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कच्चे बच्चे धार कंछारों पर उछल नहा लें, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले। गमछो मतलब जो हमारे पास तौलिया टाइप का जो रहता है जिसको गले में डालते हैं उसको गमछा कहते हैं। वो अपने गमछे में जो है पानी भर भर कर जो है एक दूसरे के ऊपर गिरा रहे हैं, मतलब वो आपस में खेल रहे हैं वो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए भावार्थ क्या है इसका। अब इसके जरिए जो है कवि क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या मतलब भावार्थ क्या है इसका, मतलब कवि क्या कहना चाह रहा था इसके अंदर, नदी की धारा में नहाने का अलग ही आनंद आता है। मतलब जो नदी होती है उसके किनारे अगर हम नहा रहे हैं तो उसका जो है अलग ही आनंद आता है। उसी का जो है इस जो हमारे पास ऊपर पद्यांश था उसमें जो है इसमें जो है वर्णन किया गया था। सो ये थे हमारे पास फर्स्ट 3 पद्यांश। सो जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।